पिछले एपिसोड में युहा और वेइनार दोनों की टीम पूरी तरह से रेडी हो गई थी और अब इसीलिए वे सभी टीम बैटल के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी भी इनके मैच को स्टार्ट कर देता है। जिसके बारे में सुनते ही आउटियन और उसके साथी एक ट्रायंगल बनाकर खड़े हो जाते हैं ताकि वे युहा और उसके टीम को आसानी से हरा सके। मगर वहीं हम देखते हैं कि युहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती क्योंकि वो इसके बारे में पहले से ही समझ गया था और कहने लगता है कि उन्होंने तो लॉन्ग आउटियन को सबसे आगे कर दिया और इसीलिए ऐसा लगता है कि अटैक की पूरी जिम्मेदारी लॉन्ग आउटियन के ऊपर है, जबकि वही टीम की असली ब्रेन वेइनार है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि युहा इसमें कोई देरी नहीं करता और वो अपने किसी सोल गाइड का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है जिसे देखते ही सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे क्योंकि ये जगह पूरी तरह से स्मोक में कवर हो गई थी। मगर अब इसे देखते ही जिंग होंगचेन इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि ये तो असल में टेरेन डिटेक्शन सोल गाइड है। वहीं उधर हम देखते हैं कि टियानरेन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था क्योंकि उससे भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता और फिर वो जिंग होंगचेन से पूछता है कि ये इसके पास में कैसे आया। तब इस पर जिंग होंगचेन उससे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके बारे में पता लगाने के लिए तुरंत इन्वेस्टिगेशन करूंगा। लेकिन फिर वो इससे कहता है कि शायद ये चीज टीचर जाइवेन से रिलेटेड हो सकती है जो कि यहाँ पर हार गया था। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि टियानरेन इस पर कुछ भी नहीं बोलता, जबकि उधर युहा अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है और फिर अपने साथियों से भी कहता है कि तुम भी इसके लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख आउटियन और उसके साथी भी उसका सामना करने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये तो असल में फ्लैश बॉम्ब है और इसीलिए आउटियन और उसके साथी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। मगर वहीं हम देखते हैं कि युहा ने अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन वाले पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसका वजह से इनकी टीम को बहुत अच्छा चांस मिल जाता है और इसीलिए वे इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा भी इस बात से काफी इंप्रेस हो गई थी और कहने लगती है कि टैंक सेक्टर का असली टारगेट तो असल में लॉन्ग आउटियन है, इसीलिए वो सबसे पहले आउटियन और वेइनार को मिटाना चाहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आउटियन भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगा था, जिसे देखते ही युहा इस बात से हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर वो कहने लगता है कि फ्लैश बॉम्ब की वजह से आउटियन का विजन तो अफेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी उसने तीनों लोगों के अटैक को कैसे रोक लिया। वहीं हम देखते हैं कि वांग भी इसमें थोड़ी सी इंजर्ड हो गई होती है, जिसे देख युहा तुरंत अपने मेंटल डिस्टर्बेंस वाले पावर का यूज करता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वेइनार के ऊपर इसका कोई ज्यादा असर नहीं होता, इसीलिए युहा इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो इसके बारे में समझ गया था और कहने लगता है कि वेइनार के पास में असल में ट्विन मार्शल सोल है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि युहा के बाकी साथी अभी भी रुकने वाले नहीं होते और वे अपने पावर का यूज करके बाकी लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे। वहीं उधर हम देखते हैं कि एक इविल सोल मास्टर भी इस बात से हैरान होता है और कहता है कि उसने तो बॉडी को अपर हैंड को कवर करने दिया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग दो प्लेयर के बीच में फंस गई होती है, जहां पर कि वे इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगे थे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वांग इनके अटैक से अपने आप को बचा लेती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वह वेइनार के बारे में और भी अच्छे से समझ गया था और फिर पता चलता है कि इसका बॉडी मास्टर सोल तो असल में ब्रेन है। फिर वो कहने लगता है मास्टर ने एक बार कहा था कि जो पार्ट जितना इंपॉर्टेंट होगा तब इस तरह से वो बॉडी मास्टर सोल भी उतनी पावरफुल होगी। फिर वो कहने लगता है कि ब्रेन ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसका वजह से इसका स्पिरिट से इसके ब्रेन में छुपा हुआ है और इसीलिए ऐसा देखा जा सकता है कि वेइनार का मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। अब इसीलिए उसे भी इसके बारे में समझ आ गया था और फिर कहता है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि उसने मेरे मेंटल अटैक को रोक लिया। लेकिन हम देखते हैं कि वेइनार अपने इस पावर से आउटियन का भी हेल्प कर रही थी। जिसके बाद वांग कहती है कि जब उसने अपने पावर का यूज करके मुझे कंट्रोल किया था तब उस वक्त मैंने देखा था कि लॉन्ग आउटियन का रिएक्शन स्लो हो गया है। अब इसीलिए वो समझ जाती है कि वो अपने पावर से एक बार में केवल एक ही लोगों की हेल्प कर सकती है, जिसका वजह से वो युहा के जैसे बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो अपने पावर का यूज करके एक साथ में सभी की हेल्प कर सकता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वेइनार भी इस पर अटैक करने का डिसाइड कर लेती है और फिर वो आउटियन से कहती है कि अब मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल का यूज करो ताकि हम उसका यूज करके युहा को तुरंत ही हरा सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि आउटियन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसके पास में ज्यादा सोल पावर नहीं बची थी, इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि तब तक तुम इनके साथ में फाइट करो, जिसका वजह से मुझे अपने सोल पावर को रिकवर करने का टाइम मिल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके साथी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और अब इसीलिए वे इनके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि युहा और उसके साथियों को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वे सभी भी अपने अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं ताकि वे इस तरह से इसका यूज करके इनके साथ में फाइट कर सकें। तभी हम देखते हैं कि सियाओ भी अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई होती है और कहने लगती है कि अब तुम मेरे पावर को देखने के लिए रेडी हो जाओ। वहीं हम देखते हैं कि सेंसे भी इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो अकेले ही दो प्लेयर के साथ में फाइट कर रहा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि वांग भी इसमें पीछा हटने वाली नहीं होती और वो भी अपने पावर का यूज करके लगातार इनके ऊपर अटैक कर रही थी। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सियाओ कुछ प्लेयर के बीच में बहुत बुरे तरीके से फंस गई होती है, लेकिन इसके बाद भी वो इतना आसानी से इनके सामने हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो प्लेयर इसके ऐसे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए सियाओ अपने इस पावर का यूज करके इनके ऊपर भारी पड़ने लगती है।
तब इसे देख वेइनार भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी और कहती है कि इसने तो अकेले ही इतने सारे लोगों को रोक दिया और इसीलिए ये तो सच में बहुत ही अमेजिंग है। मगर वहीं हम देखते हैं कि सेंसी भी अब इसमें पीछा रहने वाला नहीं होता और वो भी अपने डोमेन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बे भी अपने जलवा दिखाने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो भी अपने लाइटनिंग पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वेइनार के साथी भी इतना आसानी से मानने वाले नहीं होते और वे अभी भी अपने पावर का यूज करके इनका सामना करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहा भी इसमें अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर हम देखते हैं कि वे उसके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। तब इसे देखते ही वेइनार इस बात से काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उधर वांग भी अपने 6 मैंग स्टार अरे का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेइनार ने भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था और इस तरह से वो अपने 2 प्लेयर को इसमें से आजाद करा देती है जो कि अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग इविल गॉड के लाइट पावर का यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद भी इनको इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर हम देखते हैं कि वे अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले गए थे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते, मगर फिर भी हम देखते हैं कि वेइनार इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और कहती है कि चलो मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई भी देरी नहीं करती और तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है ताकि इसका यूज करके वो आउटियन के सोल पावर को जल्दी से रिकवर करा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि आउटियन की पावर और भी तेजी से रिकवर होने लगती है, जबकि वहीं इसके बाकी साथी इससे प्रोटेक्ट करने में लगे होते हैं। मगर अब इसे देखते हैं युवा इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो अपने और ज्यादा पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ भी इसमें इतना आसानी से पीछे हटने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इनका सामना करने के लिए रेडी होती है, जिसके वजह से इनके बीच में और भी शानदार टक्कर होने लगती है। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे भी सियाओ के पावर को रोकने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ इतना आसानी से इनके सामने हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने और ज्यादा पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि आउटियन की सोल पावर रिकवर हो गई है, जिसके वजह से उसने सभी के पावर को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तब इसे देखते ही उसके सभी साथी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इनको पता था कि अब इसका पावर के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि आउटियन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि किसी की भी पावर भी इसके सामने काम नहीं कर पाती और अब इसीलिए वे सभी इसके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि आउटियन अब रुकने वाला नहीं होता क्योंकि अब उसने अपने वेपन को भी बाहर निकाल लिया था, जिसके वजह से इनकी कोई भी पावर इसके सामने काम नहीं करती। तभी अचानक से वो ननान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसे बचाने के लिए सेंसी उसके सामने आ गया था। लेकिन इसके बाद वो बाकी लोगों पर भी अटैक करने के लिए जाने लगा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। वहीं हम देखते हैं कि बई और बाकी लोग भी इनके ऐसे पावर के सामने कुछ नहीं कर पाते और अब इसीलिए वे इनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं, जिसे देखते ही बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि एक इविल सोल मास्टर इस बात से काफी इंप्रेस हो गया था और कहता है कि इसने तो सच में कमाल कर दिया क्योंकि उसने अकेले ही पूरे सिचुएशन को रिवर्स कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि आउटियन शांत होने वाला नहीं होता और अब उसने युहा के ऊपर अटैक करने का डिसाइड कर लिया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लगातार इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, इसीलिए युहा को इसमें कुछ भी करने का कोई चांस नहीं मिल पाता। और फिर हम देखते हैं कि आउटियन ने उसके उस सोल गाइड को तोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने असली पावर का यूज करके युहा के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही सभी लोग भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और सबको ऐसा लग रहा था कि युहा इसमें अपने आप को नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहीं जिंग होंगचेन भी इस बात से काफी खुश होने लगा था क्योंकि उसे भी ऐसा लगता है कि युहा इसमें मारा गया। मगर तभी आउटियन को पता चलता है कि किसी पावर ने युहा को बचा लिया, इसीलिए हम देखते हैं कि जिंग होंगचेन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आता कि ये हुआ कैसे और युहा इसमें बच कैसे गया। इसके बाद हम देखते हैं कि युहा स्टाइल मारते हुए इनके सामने आता है, जहाँ काइतो कहता है कि तुम मेरे फिफ्थ सोल स्किल के सामने कुछ भी नहीं कर सके और क्या तुम्हें इस बात से हैरानी हुई। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टीचर जाओ को इसके बारे में अच्छे से पता था और वो कहने लगती है कि ये सोल स्किल 7 सेकंड के लिए मेंटेन हो सकती है, लेकिन असल में इसकी डिफेंस पावर बहुत ही पावरफुल है, जिसके वजह से 7 सेकंड के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकता और ये तो सोल गाइड से क्रिएट किए गए इनविंसिबल कवर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहीं हम देखते हैं कि जुजी भी इस बात से काफी खुश होती है और कहती है कि काइतो ने तो इसमें कमाल कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहीं सियाओ भी इस बात से काफी खुश थी और फिर काइतो से कहती है कि तुम तो सच में अमेजिंग हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काइतो फिर से इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो अपने ग्रेड 7 वाले रिस्टेंट लाइट का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आउटियन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब वो इसके सामने बहुत बुरे तरीके से फंस गया था। तब इसे देख जिंग होंगचेन हैरान होते हुए कहता है कि ये तो ग्रेड 7 वाली रिस्टेंट लाइट है, लेकिन क्या टैंक सेक्टर वालों ने इसे भी बना लिया क्योंकि 8 रिंग वाला सोल मास्टर भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकता। वहीं हम देखते हैं कि वेइनार और उसके सभी साथी इस बात से काफी
परेशान हो गए थे। जबकि वहीं हम देखते हैं कि युहा भी इसे कोई भी चांस देने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने साथियों को तुरंत इसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैनार के साथी भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वे भी फिर से इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक प्लेयर आउटियन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी सियाओ ने अपने फर्नेस का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से वो इसमें इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि वैनार इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो चांस देखते ही युहा के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि सेंसी ने सामने आकर इसका अटैक रोक लिया था और इसीलिए वैनार इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी ने वांग को टेलीपोर्ट करके इसके पास मिला दिया था ताकि वे अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज कर सके। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वैनार के लोग भी इसके बारे में समझ जाते हैं और इसीलिए वे इनको रोकने के लिए जाने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंसिन पर अपने स्वानिंग अरे का यूज करने लगता है, जिसका वजह से वे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वैनार भी यहाँ पर अटैक करने के लिए आ गई थी। वहीं हम देखते हैं कि आउटिया ने किसी तरह से अपने आप को आजाद करा लिया था, लेकिन वहीं अब युहा और वांग ने भी अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इसका यूज करके वे इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आउटियन का एक साथी इसे रोकने के लिए आता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसके पावर की वजह से वे इसमें फ्रीज हो जाते हैं। तब इसे देख जिंग होंगचेन कहने लगता है कि अब तो सारी सिचुएशन पलट गई और अब ऐसा लगता है कि आउटियन का बॉडी मार्शल सोल पूरी तरह से सप्रेस हो गया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि युहा और वांग अभी भी रुकने वाले नहीं होते, इसीलिए वे फिर से अपने दूसरे वाले मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट कर लेते हैं और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे आउटियन हैमर वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। मगर वहीं हम देखते हैं कि आउटियन अभी भी वहीं पर फंसा हुआ था, जिसका वजह से वो इसे रोकने के लिए कुछ भी करने वाला नहीं होता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वैनार को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है, इसीलिए वो इसे बचाने के लिए अपने फोर्थ सोल स्किल का भी यूज करने के लिए रेडी हो जाती है ताकि वो आउटियन हैमर को रोककर आउटियन को बचा सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसकी पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती, जिसका वजह से वो भी इसमें इंजर्ड हो जाती है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि आउटियन भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो भी आखिरकार इसमें इंजर्ड होकर बेहोश हो जाता है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि ये एरिना और भी बहुत बुरे तरीके से टूट गया था। वहीं हम देखते हैं कि युहा के साथियों ने बाकी लोगों को घेर लिया था, जिसका वजह से वे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वैनार को आउटियन के बारे में काफी चिंता होती है और इसीलिए वो जल्दी से इसके पास आकर उसे उठाती है। तब इस पर आउटियन उसे कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन वैनार को पता था कि वो अब इसके बिना कुछ भी नहीं कर पाएगी और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपनी हार मान लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे, जबकि वहीं टीचर जामा भी इस बात से काफी खुश होती है और इसीलिए वह सभी लोग भी इनके लिए तालियां बजाने लगे थे। वहीं हम देखते हैं कि युहा और उसके सभी साथी भी काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। तभी युहा कहने लगता है कि वैनार न केवल मार्शल सोल की गॉड है, बल्कि उसके बॉडी मार्शल सोल ब्रेन के पास में भी 6000 ईयर वाला सोल रिंग है और यही वजह है कि वो अपने फोर्थ सोल स्किल का यूज करके हाउटियन हैमर को रोकने के लिए चली गई। लेकिन शायद उसे इसके बारे में अच्छे से नहीं पता, क्योंकि हाउटियन हैमर की पावर ट्रू बॉडी मार्शल सोल के बराबर है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके ऐसे पावर से काफी हैरान था और कहता है कि बॉडी मार्शल सोल का इनहेरिटेंस तो सच में कमाल का है। मगर वहीं हम देखते हैं कि रेफरी भी इनके जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वहीं टियानन कहने लगता है कि टैंकसेक्ट भी इसमें जीत गया और इस तरह से श्रेक एकेडमी के 2 टीम सेमीफाइनल में पहुंच गए। लेकिन तभी नेशनल मास्टर उसे कहता है कि आपको इसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा होली स्पीड सेक्ट उनको इतना आसानी से नहीं जीतने देगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि टियानन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। वहीं हम देखते हैं कि वैनार बेई के पास आती है और ये गेम जीतने के लिए इनको कांग्रेचुलेट करती है। तब इस पर बेई कहता है कि हम भी इसके बारे में झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये मैच जीतना हमारे लिए भी उतना आसान नहीं था। तभी आउटियन कहता है उम्मीद करता हूँ कि फिर से कम्पीट करने के लिए चांस मिलेगा, जिस पर युहा भी कहता है कि हम भी इसके लिए एनी टाइम रेडी हैं। तभी वैनार युहा से कहती है कि सेमीफाइनल में तुम्हें अपने ओपोनेंट से केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि उनका सामना कर पाना इतना आसान नहीं है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि वे लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी होते हैं और अब वे भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं जूजी टियानन से कहती है कि आप तो काफी टाइम से शांत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नेशनल मास्टर ने भी कहा कि वे इसके बारे में कुछ जरूर करेंगे। तब इस पर आउटियन कहता है कि फिर भी होली स्पीड सेक्ट हमारे पावर में नहीं है, इसीलिए अगर वे इसमें जीत भी गए तब उसके बाद से मुझे पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर उनके और श्रेय के बीच में फाइट नहीं होती तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी सोल मास्टर के साथ में कोऑपरेट करने के लिए रेडी होता? लेकिन इस पर जूजी कहती है कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, जिस पर टियानन कहता है कि कुछ भी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हुआ, इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस चैंपियनशिप को कौन जीतता है, क्योंकि उनके सामने केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो वे मारे जाए या फिर हमें ज्वाइन कर लें। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युहा के सभी साथी अपने अगले मैच के बारे में सोच रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वे सभी काफी परेशान थे और सियाओ कहती है कि आखिरकार ये मैच तो इविल सोल मास्टर के साथ है। तब इस पर बेई कहता है कि इससे तो असल में तेंगा लीड कर रही है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि दरवाजे पर कोई आया था और जब ये खुलता है तो पता चलता है कि ये तो वैनार है, जो सामने आते ही आउटियन के ऊपर दया दिखाने के लिए थैंक यू कहती है। तब इस पर युहा उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि
क्योंकि वैसे भी तेंग सेक्टर और टियानन एम्पायर के बीच में डीप कनेक्शन है और इसीलिए हमारे बीच में शांति ही सबसे जरूरी चीज है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती है कि आखिरकार आउटियन को किसने उकसाया था और कौन केवल जीतने के लिए युहाओ को मारना चाहता था। तब इसके ऐसी बात सुनकर वैनार उससे कहती है कि मैं तुम्हारे फीलिंग को अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि वैसे भी आउटियन मेरा फियांसे है। तब इसके बारे में सुनते ही सियाओ कहती है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं किस कपल से जेलस करूं। तभी काइतो कहता है कि ये तो बॉय और गर्ल के लिए परफेक्ट मैच है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टीचर जामा और प्रिंसेस जुई भी यहाँ पर आ गए थे, जिनको यहाँ पर देखते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वहीं जुई कहती है कि अब असली चीज के बारे में डिस्कस करने का टाइम आ गया और इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक साउंड बैरियर को लगा देती है ताकि इनके बातचीत को और कोई ना सुन सके। तभी युहाओ कहता है कि क्या टियानन के साजिश के बारे में है। तब इस पर जुई उससे कहती है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, क्योंकि तुम इसके बारे में आसानी से समझ गए। फिर वो बताने लगती है कि हम जासूसी करने के लिए वापस गए थे, लेकिन असल में हम कोई भी मैसेज सेंड नहीं कर सके और मेरे अलावा खुद लेवल 93 वाला डाउलू सोल मास्टर जिंगलुओ में वापस आया और वो ओल्ड मैन भी मिसिंग है। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर वे सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आता कि वहाँ पर क्या हुआ। तभी टीचर जामा कहती है कि हमने जितना उम्मीद किया था सिचुएशन उससे भी ज्यादा खराब है। वहीं वेनार भी कहने लगती है कि हमने भी जासूसी को फॉलो किया और हमें पता चला कि मिंगडू के चारों तरफ एक महाजाल बिछा हुआ है, जिसका वजह से हमें यहाँ पर जार में रखे हुए टर्टल के जैसे हैं, जिनको टियानन जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। तब इसके बारे में जानकर इनकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इनको इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। मगर वहीं हम देखते हैं कि युहाओ को पहले से इसके बारे में समझ आने लगा था और कहता है कि सारे लाइट टीम से डील करने के लिए ऐसा लगता है कि वो पहले से वॉर को स्टार्ट करने के लिए रेडी है। तभी टीचर जामा कहती है कि मास्टर सुआन ने खुद यहाँ के माउंटेन को चेक किया था, मगर मैंने पाया कि उन्होंने मिंगडू को चारों तरफ से नहीं घेरा है, बल्कि उन्होंने इसे केवल 3 तरफ से घेरा है और ये एक तरफ से खाली है। जिसके बाद जुई कहती है कि हमें इसी डायरेक्शन में अपने एफर्ट को लगाना चाहिए और फिर वो टीचर जामा से पूछती है कि श्रेक के पास में कितनी पावर बची है। जिस पर टीचर जामा कहती है कि अगर मास्टर सुआन और बाकी एल्डर के बारे में बात किया जाए तो फिर हमारे पास में टोटल 6 टाइटल डालू है। तब इसके बारे में जानकर ननान कहती है कि एकेडमी तो हमारे सेफ्टी के बारे में सीरियसली ले रहा है। जिसके बाद जुई कहती है कि अगर हमको भी इसमें ऐड कर दिया जाए तो फिर इस तरह से हमारे पास में लगभग 12 टाइटल डालू हो जाएंगे और इस तरह से मुझे लगता है कि होप काफी हाई होगी। तभी इसके बारे में सुनते ही युहाओ कहता है कि टियानन तो असल में यही चाहता है। जिस पर वेई कहता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि टियानन भी उन 12 सीनियर को देखना चाहता है जो कि हमारे लिए अपने आप को रिस्क में डाल दें। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहता है कि ये तो बिल्कुल भी सर्वाइव करने का तरीका नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ये तरीका बहुत ही खतरनाक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुई भी इस बात से परेशान हो गई होती है और फिर कहती है कि टियानन का दिमाग तो सच में काफी खतरनाक है और इस तरह से हम सभी उसके ट्रैप में फंस गए। मगर वहीं हम देखते हैं कि वेनार भी अब इसी तरह से शांत रहने वाली नहीं होती और कहती है कि हम भी केवल बैठकर इसे नहीं देख सकते और इसीलिए हमें भी इसके बारे में कुछ करना होगा। तब इस पर टीचर जामा पूछती है कि तुम्हारा क्या प्लान है। जिसके बाद वेनार कहती है कि मिंगडी हॉल असल में टियानन को मारना चाहता है, क्योंकि उसके बाद सन मून सक्सेशन का स्ट्रगल ब्रेकआउट हो जाएगा, जिसका वजह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से कोई भी वॉर नहीं होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुई भी तुरंत इसके लिए मान गई थी और फिर वो टीचर जामा से पूछती है कि आप इसके बारे में क्या सोचती हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि युहाओ इसके बारे में समझ गया था और कहता है कि शायद इन दोनों प्रिंसेस ने पहले से इसके बारे में डिस्कस कर लिया है और अब श्रेक एकेडमी को भी इसमें खींचना चाहते हैं। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अपने फ्रेंड के साथ में कंफ्लिक्ट हो जाए। तभी टीचर जामा भी बोल देती है कि मैं एकेडमी के भी यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले सकती। इसके बाद युहाओ कहने लगता है कि टियानन सन मून एम्पायर के रीजन के जैसे है, जिसका भी फिलहाल में 2 फ्रेंड है। अब इसीलिए बे भी कहने लगता है कि यह ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल होगा, इसीलिए हम टैंक सेक्टर भी एल्डर सू से इसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम आप दोनों प्रिंसेस को इसके बारे में बता देंगे और ये सब सेमीफाइनल के बाद होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई थी और कहती हैं कि हम गुड न्यूज का आने का वेट करेंगे। मगर वहीं हम देखते हैं कि बेई को इनके ऊपर डाउट होने लगा था और कहता है कि ये दोनों इतनी भी सिंपल नहीं है। जिसके बाद टीचर जामा कहती है कि वे दोनों कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीज इतनी भी आसान नहीं होगी और यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने लाइफ को भी यूज करने से पीछे नहीं हटेंगे। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि प्रिंसेस जुई फिर से यहाँ पर वापस आ जाती है और इनसे कहती है कि तुम्हारी पूर्व से कैप्टन सियाओ टाओ थी। जिसके बारे में सुनते ही ये सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और यू हाउस से पूछता है कि क्या सियाओ टाओ के बारे में कोई न्यूज है। जिसके बाद जुई कहती है मुझे भी पता चला कि ग्रैंड पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई सोल मास्टर यहाँ पर आई है जो कि बिल्कुल सियाओ टाओ के जैसे दिखती है। फिर वो इनसे बताती है कि होली स्पिरिट सेक्टर के लोग उसे फायर फिनिक्स सेंट के नाम से बुलाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर यू हाउ की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वो सियाओ टाओ के बारे में याद करने लगता है और कहता है कि ये तो सच में वही है। लेकिन वही अब हम देखते हैं कि जुई यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई थी और इनसे कहती है कि कल के सेमीफाइनल में तुम केयरफुल रहना। मगर वहीं अब टीचर जामा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इसके बारे में क्या करे, क्योंकि उन्होंने इनको सियाओ टाओ के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया और इसके अलावा वे टियानन को मारने में इनकी हेल्प चाहते हैं। तभी काइतो कहने लगता है कि सन मून एम्पायर का जो करंट टेम्परर है वो असल में मिलिट्री का यूज करके पावर में आया, जिसका
जिसका वजह से फाउंडेशन पूरी तरह से अनस्टेबल था और इसीलिए बहुत सारे फोर्सेस पावर के लिए आपस में फाइट करने लगे। लेकिन इन सभी के बीच में टियाने ने बहुत ही चालाकी से काम किया, जिसका वजह से बाकी कोई भी कुछ नहीं कर पाया और इस तरह से फाइनली वो प्रिंस बन गया। यहाँ तक कि अब तो उसने सारे फोर्स को एक साथ में इंटीग्रेट भी कर दिया है और यही वजह है कि वो यहाँ का रीजेंट बन गया है और यहाँ तक कि उसने पहले से इतने बड़े एम्पायर को अपने कंट्रोल में भी कर लिया है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि टीचर जामा इतना आसानी से शांत रहने वाली नहीं होती और कहती है कि टियाने ने हमेशा से ही वॉर को शुरू करना चाहा और यहाँ तक कि सन मून के एम्पायर का हेल्थ भी सही नहीं है, इसलिए टियाने को अगर सच में सन मून एम्पायर के ऊपर राज करने के लिए अलाउ कर दिया गया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वॉर जल्दी ही होगी। लेकिन अगर किसी तरह से उसे मार दिया गया तो फिर इसका वजह से सन मून एम्पायर की सिचुएशन जरूर ही बिगड़ जाएगी, जिसका वजह से वॉर भी कुछ टाइम के लिए डिले हो जाएगा और इस तरह से सारे कंट्री भी इसके लिए तैयार हो जाएंगे। तभी युहाव कहने लगता है कि टियानन में मुझे थोड़ा सा तानाशाह दिखाई देता है क्योंकि यह मुझे हमेशा से ही ग्लूमी लगता है। इसके अलावा उसने मिंगडी हॉल के मास्टर जिंग होंगचेन को भी जीत लिया और यह भी पॉसिबल है कि वो होली स्पिरिट सेक्टर को अपने साथ में मिला ले। अब इसीलिए युहाव को समझ में आ जाता है कि यह चीज इतना भी आसान नहीं है और वो इनसे कहता है कि उसे मार पाना इतना भी आसान नहीं होगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बे इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता और कहता है कि आखिरकार इसके अलावा हमारे पास में और कोई चांस भी नहीं है और ये चीज तो असल में दोनों कंट्री के सेफ्टी के लिए है और इसीलिए हमें इसके बारे में जरूरी कुछ करना होगा। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वांग को इसके बारे में समझ नहीं आ रहा था और इसीलिए वो इनसे पूछती है कि क्या हमें उनको ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन इस पर टीचर जामा कहती है कि मैं एकेडमी को इसके बारे में रिपोर्ट करूंगी ताकि हम सियाओ टाओ को वापस लाने का कोई तरीका खोज सके और इसके अलावा यहाँ पर तो तंगा भी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कल के गेम में इमोशनल होकर तुम फाइट मत करना। और फिर वो बेई से कहती है कि स्पेशली तुम इसके बारे में ध्यान जरूर रखना। तब इसके बारे में सुनकर युहाव को बेई के बारे में चिंता होने लगती है क्योंकि जब पिछली बार उसने तेंगा को अपने सामने देखा था तब वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ से जाने के लिए निकल गए होते हैं, जहाँ सेंसी बेई से कहता है कि तुम इस पर होली स्पिरिट सेक्ट के खिलाफ मुझे लीड करने दो क्योंकि वैसे भी मेरे पास में तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांग चुइन के सामने आ जाती है, जिसे देख वे थोड़े से हैरान हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वे वहाँ पर रुक जाते हैं। जिसके बाद वांग चुइन से कहती है कि तुमने पिछले मैच में बहुत ही शानदार तरीके से प्ले किया, इसीलिए मैं तुम्हें होली स्पिरिट सेक्ट के साथ वाले मैच के लिए चीयर्स करती हूँ और इसके बाद हम सीधे फाइनल में मिलेंगे। तब इसके ऐसे बातों को सुनते ही सेंसी कहता है कि सूरज आज पश्चिम में कैसे उग गया क्योंकि आज तो इसने दूसरे की तारीफ कर दी। मगर वहीं हम देखते हैं कि युहाव इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, जबकि वहीं वांग चू भी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम फिर से एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पर कि आज सेमीफाइनल होने वाला था, इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसे देखने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर वे सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड थे। वहीं अब हम देखते हैं कि रेफरी भी इसे स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि सेमीफाइनल की टीम का वेलकम करने के लिए रेडी हो जाओ, जिसके बारे में सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर श्रेक एकेडमी की टीम की एंट्री होती है, जिनको देखते ही सभी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे बड़े शानदार तरीके से इनका वेलकम करते हैं। तभी टीचर जामा कहने लगती है कि इस बार के कंपटीशन में श्रेक एकेडमी को जो भी अचीवमेंट मिले हैं उनमें से ज्यादातर केवल वांग चू की वजह से मिले हैं और वैसे भी श्रेक एकेडमी सबका फेवरेट है, जिसकी वजह से वांग चू की पॉपुलैरिटी भी काफी हाई है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वांग चू के अलावा और जितने भी प्लेयर हैं वे सभी असल में तंग सेक्ट के सामने बहुत कमजोर हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि टीचर जामा को इसके बारे में पहले से ही अंदाजा मिल गया था और वो समझ जाती है कि शायद इस बार इसमें जीत पाना आसान नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि टियानलोंग सेक्टर की टीम यहाँ पर आ जाती है, जिसे देख सभी बात करने लगता है कि ये तो दोनों ड्रैगन यहाँ पर आ गए हैं और फिर एक टीम की कैप्टन कहने लगती है कि इनकी फाइट तो हमारे साथ में होने वाली थी, लेकिन अब तो टियानलोंग सेक्टर सेमीफाइनल में चला गया है, जिसका वजह से हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सके और इसीलिए ये तो हमारे लिए बहुत ही इम्प्रेसिंग है। मगर तभी एक प्लेयर उससे कहती है कि हमें लीडर से मैसेज मिला और वो कल यहाँ पर आने वाली है। तब इसके बारे में सुनकर वो लड़की थोड़ी सी परेशान हो जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि तंग सेक्टर के एंट्री की भी बारी आ गई थी, जिनको यहाँ पर देखते ही सभी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे इनके लिए काफी हल्ला भी करने लगे थे। तब इसे देख युहाव कहता है कि शायद हमने ताकत से मिंगडू में ऑडियंस का रिस्पेक्ट जीत लिया। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि होली स्पिरिट सेक्ट भी यहाँ पर आने के लिए रेडी हो गए थे, जिनको देखते ही सभी बात करने लगता है कि क्या तुमने कल के मैच को देखा, क्योंकि वो सच में बहुत ही स्कैरी था और उन्होंने कंपटीशन स्टेज के ऊपर ही क्राइम कर दिया। फिर वे कहने लगता है कि होली स्पिरिट सेक्ट और टैंक सेक्ट आपस में फाइट होगा, लेकिन अगर टैंक सेक्ट ने इसमें इनको नहीं रोका तो फिर इसमें होली स्पिरिट सेक्ट को जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तभी एक और कैप्टन भी कहने लगती है कि मैं इनको चैंपियनशिप को जीतते हुए नहीं देखना चाहती और इसीलिए हम देखते हैं कि वो टैंक सेक्टर को चीयर्स करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और वे सभी टैंक सेक्टर को सपोर्ट करने लगते हैं। तब इससे देख सियाओ कहने लगती है कि होली स्पिरिट सेक्टर तो सन मून एम्पायर से ही है और वही केवल सेमीफाइनल में पहुंचा है, लेकिन इसके बाद भी इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बुरी क्यों है। तब इस पर युहाव कहता है क्योंकि वे इविल सोल मास्टर है, जो कि अपने ताकत को इम्प्रूव करने के लिए बुरे तरीके का यूज करते हैं। यही वजह है कि नॉर्मल लोग इनको पसंद नहीं करते, इसीलिए चाहे वे यहाँ पर कुछ भी क्यों न कर ले, लेकिन कोई भी नॉर्मल आदमी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर वो कहने लगता है मुझे डर है कि सन मून एम्पायर के ऑफिशियल के पास में यही सेम एटीट्यूड होगा, इसीलिए होली स्पिरिट सेक्ट अगर इसमें जीत भी गया तो भी मुझे लगता
होता है कि सन मून एम्पायर एक जोक बन जाएगा। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि तेंगा बेई के सामने आ गई थी और इसीलिए इसे देख बेई थोड़ा सा इमोशनल होने लगा था। तब ये देखते ही सेंसी उसे समझाने लगता है और बेई से कहता है कि तुम इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आज के मैच में हमारा सामना लाइफ और डेथ से होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ भी इसे समझाती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर के आप टीचर जामा के बात को भूल गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई आखिरकार इनकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि काइतो श्रेक एकेडमी के बारे में सोच रहा था और कहता है मुझे नहीं पता कि वे टियानोंग सेट के साथ में फाइट कैसे करेंगे। तभी हम देखते हैं कि टियानन भी जूजी से इसके बारे में पूछने लगता है और कहता है क्या तुम्हें पता है कि श्रेक एकेडमी और टियानोंग सेट के बीच में कौन जीतेगा। तब इस पर जूजी उससे कहती है कि वैसे तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इनका जीतना इनके कैप्टन के ऊपर है। फिर वो कहने लगती है कि मैंने तो इनके बारे में रूमर भी सुना है और इसीलिए मुझे भी नहीं पता कि इन दोनों में कौन सबसे ताकतवर है। तब इस पर टियानन कहता है कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन सोल मास्टर के बारे में बात कर रही हो, लेकिन उनका ड्रैगन मास्टर सोल मेरे साथ में कंपेयर कैसे हो सकता है। तब इस पर जूजी कहती है कि ये तो सन से जन्मा हुआ वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ड्रैगन है और ये ऐसा सुप्रीम बीइंग था जिसे डायरेक्टर के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इसीलिए ऑर्डिनरी ड्रैगन मास्टर सोल भी कंपेयर हो सकते हैं। तब इस पर टियानन उससे कहता है कि चलो ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई फियर्स बैटल भी हुआ तो क्या होगा, क्योंकि ये तो मेरे जैसे लोगों के लिए केवल टाइम पास का गेम है। लेकिन फिर वो जूजी से कहता है तुम इसके बारे में याद रखना कि तुम यहाँ के क्राउन प्रिंसेस हो, इसीलिए चाहे यहाँ पर कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वे केवल तुम्हारे द्वारा कंट्रोल होने वाले एंट होंगे। मगर वहीं हम देखते हैं कि रेफरी सेमीफाइनल मैच को स्टार्ट करने में कोई देरी नहीं करता और अब वो दोनों टीम को स्टेज के ऊपर आने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे और वे भी देखना चाहते थे कि आखिरकार इन दोनों में से पावरफुल कौन है। फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले इनके बीच में इंडिविजुअल मैच होने वाला था, जिसमें टियानोंग सेक्टर की तरफ से यू टियान और वहीं श्रेक एकेडमी की तरफ से वांगच्यू फाइट करने के लिए आ जाती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा लोग केवल वांगच्यू का नाम चिल्ला रहे थे और अब इसीलिए वे इनका फाइट के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि यू टियान भी वांगच्यू के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और फिर उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में बेट लगाना चाहोगी। तब इसके ऐसी बात सुनकर वांगच्यू पूछती है कि किस पर, जिसके बाद यू टियान कहता है कि हम इस मैच के आउटकम को डिसाइड करेंगे और जो कोई भी इसमें हारेगा उसे जीतने वाले के एकेडमी को ज्वाइन करना होगा। तब इसके बारे में सुनकर सेंसी कहने लगता है कि दोनों टीम के कैप्टन बहुत ही पावरफुल हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि ये अप्रोच बहुत ही रीजनेबल है। वहीं हम देखते हैं कि वांगच्यू भी इसके लिए रेडी हो गई होती है और कहती है कि वैसे भी मैं तुमसे नहीं हारूंगी और वो तो अलग बात है कि श्रेक एकेडमी तुम जैसे ट्रैश को नहीं लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू टियान इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुम्हें अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांगच्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि रेफरी ने इनके मैच को स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद वांगच्यू भी इसमें कोई देरी नहीं करती और वो तुरंत अपने ड्रैगन स्पीयर से यू टियान के ऊपर अटैक करती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि यू टियान भी कम नहीं होता, इसीलिए वो इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और हम देखते हैं कि शुरुआत में वांगच्यू इसका कुछ भी नहीं कर पाती। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगच्यू इतना आसानी से मारने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि यू टियान भी पीछे हटने वाला नहीं होता और वो भी अपने ड्रैगन का यूज करके फाइट करना शुरू कर देता है, जिसे देखते ही सभी लोग इस बात से काफी एक्साइटेड हो गए थे और कहने लगता है कि ये तो असल में डबल ड्रैगन फाइट है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वांगच्यू को हरा पाना इतना भी आसान नहीं होता, इसीलिए वांगच्यू जैसे फिर से अपने पावर का यूज करने लगती है, हम देखते हैं कि यू टियान इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसीलिए वांगच्यू इसके ऊपर भारी पड़ने लगती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगच्यू इससे ज्यादा चांस देने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू टियान ने अपने आप को इसके अटैक से बचा लिया था और फिर वो अपने थंडर हेल वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जिसके वजह से वांगच्यू अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और फिर हम देखते हैं कि वो इसके ऐसा पावर में फंस गई थी। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगच्यू को हरा पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो भी अपने गोल्डन ड्रैगन ब्लड और गोल्डन ड्रैगन टायरेंट वाले पावर का यूज करना शुरू कर देती है, जिसके वजह से यू टियान इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। मगर वहीं हम देखते हैं कि यू टियान भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि अब तुम मेरे ब्लू इलेक्ट्रिक फॉसेट का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगच्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने गोल्डन ड्रैगन रोअर वाले पावर का यूज करना शुरू कर देती है, जिसके वजह से यू टियान की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और अब इस तरह से इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए वांगच्यू अपने और ज्यादा पावर का यूज कर देती है, जिसके वजह से यू टियान इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यू टियान इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और हम देखते हैं कि वो वांगच्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांगच्यू भी इतना आसानी से पीछे हटने वाली नहीं होती और इसीलिए वो भी फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यू टियान काफी गुस्सा हो गया था और वो इस तरह से अपने पावर का यूज करके वांगच्यू पर अटैक करने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वांगच्यू ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी हम देखते हैं कि वांगच्यू ने इस पर अटैक करना शुरू कर दिया था और इसके बाद वो इसे कोई
भी चांस नहीं देती और फिर हम देखते हैं कि वो लगातार इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से यूटियन की हालत इसमें काफी खराब हो गई थी। और तभी हम देखते हैं कि वांग चू फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ जाती है, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि यूटियन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। अब इसीलिए रेफरी भी उससे पूछता है कि क्या इसके सामने तुम अपना हार मानना चाहते हो, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूटियन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। इसीलिए वो अपने थंडर क्लॉ के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो अभी भी किसी तरह से वांग चू को हरा सके। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग चू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने आप को इसके सारे अटैक से बचा लेती है। और फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपने पावर का यूज करके इसके अटैक का सामना करती है, तब इसके वजह से यूटियन के हाथ वाला बोनस में टूट गया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो फिर से अपने थंडर क्लॉ का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग चू ने भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से यूटियन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, जबकि वहीं वांग चू ने बहुत ही आसानी से इसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया था और अब इस तरह से वो इसे बहुत ही आसानी से हरा देती है, जिसके बाद सभी लोग भी इस बात से काफी खुश हो गए थे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।